नेताओं के कहने पर सैनिक लड़ता है, मरता है, और नेताओं का निहित स्वार्थ सिद्ध होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन जाने चली जाती है। और पिछली बार की तरह इस बार भी कयास लगाए गए थे कि ईरान एक बहुत कैलकुलेटेड प्रॉक्सीज के माध्यम से रिस्पांस देगा। ईरान ने आतंकवाद फैलाया, हूती, हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ। ईरान के प्रॉक्सीज हमारे लिए आतंकवादी संगठन है, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। हूती, हमास और हिजबुल्लाह उसके या उस देश के या उन देशों के एक कदम से दुनिया पर कितना बड़ा खतरा हो जाता है। ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को, यूरोपियन देशों के अपने अलाइज को भरोसे में नहीं लिया, और शक्ति जो पहले एक साधन होती थी अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का, वो अब साध्य बनती हुई नजर आ रही है। चीन के पास सिर्फ 4 जहाज थे, युद्धक जहाज, एरोप्लेन। हमारे पास उससे कम से कम 6 गुना ज्यादा थे। डावोस में भारत के साथ ईयू की ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स का, ये भारत की नई विदेश नीति है। चीन की बात लोग इसलिए चीन से डरते हैं कि चीन के पास शक्ति है, हर तरह की शक्ति है। हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारे जितने स्ट्रेटेजिक ऑप्स हैं उनके माध्यम से जवाब दें। आज तक दुनिया ने पिछले 24 साल में आतंकवाद की एक परिभाषा तक दुनिया नहीं दे पाई है। जो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं, आपस में एक दूसरे की जान ले लेते हैं। नेताओं के कहने पर सैनिक लड़ता है, मरता है, और नेताओं का निहित स्वार्थ सिद्ध होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन जाने चली जाती है। यही चीज आज हो रही है। आज क्या है कि दुनिया ने पहली बार देखा कि कोई विश्व का सबसे बड़े देश का सो कॉल्ड लोकतंत्र, मैं कहूँगा तथाकथित लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता किस तरह से व्यवहार कर सकता है। आज तक कभी दुनिया ने नहीं किया। छोटे छोटे हमारे आपके कॉलेज स्कूल की बात है कि वहाँ के स्टूडेंट नहीं कहते भाई हमें ये इनाम दे दो, हम इसके काबिल हैं, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति छाती ठोक के इनाम की मांग कर रहा है। एक आत्ममुग्ध, एक जिद्दी, और एक ऐसा व्यक्ति जो न कूटनीतिज्ञ है न राजनीतिज्ञ है, वो एक बिजनेसमैन है, हर चीज डील सोचता है, लीड नहीं, डील उसके डिक्शनरी में है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो मुल्क चलाया जा रहा है। कई देशों की स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है, कई देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति ठप हो गई है, और कई देश जल्दी ही दिवालिया होने के कगार पे हैं। हमसे ये कहा जाता है, जैसे पुनेठा जी ने कहा कि कई बार ये कहा जाता है कि हम किसी का पक्ष क्यों नहीं लेते। हम लोग कहते हैं कि भाई आप विश्व गुरु हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आपकी सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो आप क्यों नहीं आकर के इसमें मध्यस्थता करते। देखिए 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमने हमेशा, हमारी नीति ये रही कि जब 2 लोगों के बीच में बात, कुछ भी विवाद हो, झगड़ा हो, जंग हो, तो उन दोनों को ही आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। तीसरा सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है, और हम इसीलिए कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जिसमें आप दोनों बैठ करके बात करें। हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करते, हम डायरेक्ट मध्यस्थता नहीं करते। ये शायद हमारी आलोचना करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि देखिए, आपको याद होगा 5 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में इमरान खान के साथ बैठ के ये कहा था कि भाई हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं कश्मीर के मसले पर, भारत और पाकिस्तान के। हमने कह दिया था नो थैंक यू वेरी मच। अब अगर हम कहते हैं हम मध्यस्थता करेंगे, तो ये सारे विश्व के तथाकथित लोकतंत्र या पश्चिम वाले ये कहेंगे ठीक है आइए कश्मीर पे हमारी मध्यस्थता, हम मध्यस्थता करते हैं। वो हमको नहीं मंजूर है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हमारा यही रहा है कि हम, पहले था कि हम निरपेक्ष थे, गुट निरपेक्ष, अब हम कहते हैं हम सबके सापेक्ष हैं, हम मल्टीलेटरल, हम किसी की ओर के नहीं, हम सिर्फ शांति की ओर के हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इन समस्याओं का हल शांतिपूर्वक बात करके होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें तेल चाहिए या हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए। कोई ये सोचने को तैयार नहीं होता कि उसके या उस देश के या उन देशों के एक कदम से दुनिया पर कितना बड़ा खतरा हो जाता है। ये हमें सोचना चाहिए। पुनेठा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा और संभवतः इससे कि आज के इस डिस्कोर्स की एक नींव भी रखेगी कि हम अपनी बात को दोनों तरफ भी कह पा रहे हैं। जो लोग शायद डिप्लोमेसी पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, उनको याद है होगा ऐसा समय संभवतः भारतीय विदेश नीति के इतिहास में अब तक नहीं आया। हम जब से स्वतंत्र हुए हैं तब से नहीं आया। कुछ लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि 1971 के समय में, इंदिरा गांधी के समय में भी हमने बड़े अच्छे से दक्षता के साथ भारतीय विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। स्वर्ण सिंह उस समय के जो विदेश मंत्री थे वो जा जाकर यूरोप में या फिर रशिया में अपनी बात रखते थे। रशिया से हमने एक डील भी कर ली थी, लेकिन हम उस दौरान अमेरिका के तो निशाने पर थे। अमेरिका में रिचर्ड निक्सन और हमको हेनरी किसिंगर तो पसंद नहीं कर रहे थे। इंदिरा गांधी को लेकर की टिप्पणियां आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि इतनी ज्यादा वॉरिंग पार्टीज के बीच में हमारी कोई आलोचना तो नहीं कर रहा है। कभी कभी नाराज ट्रंप जरूर लगते हैं, ट्रंप टेम्परामेंट की तमाम बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की आलोचना तो हमारे बारे में कोई नहीं कर रहा। बल्कि कुछ देश तो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ हस्तक्षेप करें तो संभवतः कुछ राह निकले। इसको आप कैसे देखती हैं? और हम इसी संभवतः उस पर बढ़ाएंगे कि दुनिया किधर जाती दिखाई दे रही है। आप अपना ओपनिंग रिमार्क रखें। जी धन्यवाद अनुराग जी। ये ठीक है, आप इसको तो रख दीजिए। धन्यवाद अनुराग जी। आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय हितेश जी, आदरणीय एम्बेसडर त्रिपाठी, आदरणीय मिश्रा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर और प्रासंगिक विषय पर चर्चा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आशा है इस विषय के साथ न्याय कर पाऊंगी। कुछ तथ्य और अपना जो आकलन है इस पर आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। दो महत्वपूर्ण बिंदु अनुराग जी ने उठाए हैं और दोनों का मैं तथ्यों के साथ उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले मैं भारत की नीति पर बाद में आऊंगी। मैं पहले वर्तमान परिस्थिति को देख लूं जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, और हम सभी देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। अपने आसपास एक बहुत उथल पुथल भरा माहौल है। जिस तरह की दुनिया में हम रहते थे उसे हम कूटनीतिक और वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से जब तथ्यगत या नीतिगत तरीके से देखते हैं तो एक लिबरल वर्ल्ड हम कहते थे, नियो लिबरल वर्ल्ड हम कहते थे, जिसमें एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया हो चुकी है, तकनीक की दुनिया हो चुकी है, आईटी कंपनीज हैं, ओपन इकोनॉमी है। आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति ने शक्ति की परिभाषा को बदल दिया जब जोसेफ नाय ने 1992 में सॉफ्ट पावर नाम की टर्म इजाद की, जो भारत सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है या लेवरेज करता आ रहा है मैं कहूँगी। लेकिन इन सब के बावजूद हम सभी ने देखा कि कैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ एक युद्ध शुरू किया, और उस समय तमाम एक्सपर्ट्स मानते थे कि आज की इस लिबरल दुनिया में इस प्रकार के युद्ध नहीं हो सकते। लेकिन न सिर्फ युद्ध शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। और यदि ये काफ़ी नहीं था तो पश्चिम एशिया में हमने संघर्ष का दूसरा अध्याय शुरू होते हुए देखा, जहां पर इजराइल और हमास के बीच जिस प्रकार का एक संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 की दरमियानी रात को इजराइल पर हमला करके 1500 महिलाओं और बच्चों को मार दिया। और इसके बाद से फिर इजराइल ने जब रिस्पांस देना शुरू किया तो धीरे धीरे बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जुड़ते चले गए, यहाँ तक कि जून 2025 में अमेरिका ने न्यूक्लियर मैटर का कारण बता के ईरान पर पहला आक्रमण किया, और अभी फिर 28 फरवरी को ट्रंप ने ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक रिजीम को चेंज करने का उद्देश्य बताकर के ईरान पर दूसरी बार आक्रमण किया। और पिछली बार की तरह इस बार भी कयास लगाए गए थे कि ईरान एक बहुत कैलकुलेटेड प्रॉक्सीज के माध्यम से रिस्पांस देगा। ईरान के प्रॉक्सीज हमारे लिए आतंकवादी संगठन है, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। हूती, हमास और हिजबुल्लाह ये बहुत ही क्रूर आतंकवादी संगठन है जो पश्चिमी एशिया और इसके बाहर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और इनको पल्लवित पोषित करने का काम ईरान लगातार करता चला आ रहा था। और इन सबके पीछे कहीं ना कहीं वो थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम रिस्पॉन्सिबल दिखता है जो 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में काबिज हुआ। और इसके बाद हमने स्थितियां देखी कैसे प्रजातंत्र वहां पीछे ढकेल दिया गया। महसा अमीनी जैसी लड़कियों के बारे में आप सभी को पता होगा, जिन्होंने जब हिजाब का, नकाब का विरोध किया तो पत्थरों से मार मार के उनकी जान भी ले ली गई। तो ऐसी कई लड़कियों के भी उदाहरण हैं। तो जनता सड़कों पर थी। ट्रंप को लगा कि यहाँ पर पहले ही इस रिजीम का विरोध हो रहा है, न्यूक्लियर मैटर्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे, इजराइल की सुरक्षा हो जाएगी, और इसी बहाने पश्चिम एशिया का जो शक्ति का संतुलन है उसको अपने कहीं ना कहीं कंट्रोल में ले पाएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहते हैं, जिससे 30+17% का ऑयल एंड गैस सप्लाई पूरी दुनिया को जाता है, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका कंटेन कर पाने में सक्षम होगा, जिससे कि रशिया और चीन कमजोर होते हुए नजर आएंगे। ये सारा कैलकुलेटेड एफर्ट
पकड़ के ट्रंप ने ईरान पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ मिसकैलकुलेशंस कर दिए। तो जनता जो वहां के अपने रिजीम के अगेंस्ट सड़कों पर थी, जब अमेरिका ने आक्रमण किया तो वो पेजेश्कियां की जो एक प्रजातांत्रिक लाइन है, ईरान में दो लाइन्स चलती हैं रिजीम की, एक कट्टरपंथी या हार्ड लाइन शासन हम देखते हैं और दूसरा एक सॉफ्ट लाइन वाला शासन हम देखते हैं। तो जनता सॉफ्ट लाइन वाले शासन के साथ थी, लेकिन जब हमला हुआ तो वो फिर ओवरऑल ईरान के साथ खड़ी हो गई। ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को, यूरोपियन देशों के अपने अलाइज को भरोसे में नहीं लिया। ट्रंप ने ये समझने में गलती की कि यदि वहां के सुप्रीम कमांडर को वो एलिमिनेट कर देते हैं तो ईरान एक ऑल आउट वॉर पर चला जाएगा, जो कि ईरान ने इस बार किया। तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे हम पिछले एक महीने में इस तरह की बिगड़ती हुई देख चुके, जिसमें कि ईरान ने न सिर्फ अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया, ईरान ने अपने आसपास की सारी गल्फ कंट्रीज पे हमला किया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स को, दुबई पे जिस प्रकार का हमला हुआ हम सभी जानते हैं, बर्बाद कर दिया। और इसके अलावा साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान तक हमले करके यूरोप को भी कहीं ना कहीं इस युद्ध के जद में ले लिया। और हिंद महासागर में डियागो गार्सिया नामक द्वीप, जो कि मॉरिशस का हिस्सा है, वहां पर भी आक्रमण किया, जिससे कि दक्षिण एशिया के लिए एक तनाव और खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि भारत हिंद महासागर का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ अलग अलग, यदि हम ऑयल एंड गैस के सप्लाईज के डिसरप्शन की दृष्टि से, फिर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी बाधाएं, चुनौतियां हमें अपने सामने आती हुई दिखाई पड़ी। और फिर यहाँ यक्ष प्रश्न ये उठता है कि ये युद्ध क्यों हो रहे हैं और क्या युद्ध होना चाहिए जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। तो हरियाणा की धरती पर हूँ, और हरियाणा की धरती पर हूँ तो गीता में दोनों का ही इसका हमें उत्तर मिलता है, युद्ध से संबंधित भी और शांति से संबंधित भी। तो यदि अध्याय 2 के श्लोक 31 से 40 तक को पढ़ें तो पता चलता है कि युद्ध किन परिस्थितियों में लड़ सकते हैं, क्यों लड़ना चाहिए। यदि धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए युद्ध लड़ना है तो फिर क्षत्रिय का धर्म है, वो फिर आवश्यक है। और यही बात अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी कही, क्योंकि वो यथार्थवादी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस अराजकता के वातावरण में यदि किसी राज्य को अपनी सुरक्षा अक्षुण्ण रखनी है तो युद्ध एक इनएविटेबल नीड है, इससे हम बच नहीं सकते। इसी को थॉमस हॉब्स ने अ वॉल ऑफ ऑर अगेंस्ट ऑल कहा। लेकिन जो ट्रंप ने किया, या जिस तरह से हम अभी पश्चिमी एशिया का संघर्ष देख रहे हैं, हम रशिया यूक्रेन का संघर्ष देख रहे हैं, तो इन संघर्षों में, इन युद्धों में प्रयोजन क्या है। और यहां फिर समझ में आता है कि पिछले कुछ वर्षों में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद, किस तरह से सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है, शक्ति की परिभाषा बदल गई है, तमाम मापदंड जिससे हमें ग्लोबल ऑर्डर निर्धारित करते थे वो बदल गए हैं। और शक्ति जो पहले एक साधन होती थी अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का, वो अब साध्य बनती हुई नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। और फिर जब हम बात करते हैं शक्ति की इस नई परिभाषा की, तो उसमें टेरिटोरियल मिलिट्री पावर के अलावा अर्थव्यवस्था की शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति और अब तकनीक की शक्ति जुड़ती हुई नजर आती है। और यहाँ पर ये जितने डिसरप्शंस हैं, जिसमें मानवीय सुरक्षा पर संकट है, ऊर्जा सुरक्षा पर संकट है, आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अलग अलग देशों की संकट है, बॉर्डर सुरक्षा पर संकट है, वहां पर फिर भारत की ओर से हमको समाधान आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अनुराग जी का जो दूसरा बिंदु है, अब मैं उस पर आऊंगी। और गीता में ही इस समाधान को बताया गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, क्रोध को त्याग कर संयम के साथ शांति की स्थापना करने का जब प्रयास किया जाता है तो फिर बड़ी से बड़ी समस्या का या युद्धों का समाधान भी हम निकाल सकते हैं। तो भारत की अब मैं विदेश नीति पर आती हूँ, क्योंकि अनुराग जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। यदि हम अपनी पिछली 70 सालों की विदेश नीति को देखें और उसको हम पिछले 11 वर्षों की विदेश नीति से कंपेयर करें, तो कहाँ ये अक्सर टीवी डिबेट्स में भी पूछा जाता है कि ये कौन सा नया भारत है, कौन सी नई विदेश नीति है। तो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जो इस नई विदेश नीति में पिछले 10 साल में हमने एक्सप्लोर करके और डेवलप किए हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में चाहे आप एक और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन रख पाने में सफल रहे हैं, दूसरी ओर आप रशिया के नेचुरल अलाय हैं। पश्चिमी एशिया में यदि आप जाएं तो विदेश नीति में पैलेस्टीन को हम मान्यता देते हैं, लेकिन हमास मुक्त पैलेस्टीन को। वहीं इजराइल हमारा एक स्पेशल एंड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर यदि हम यूरोप की ओर जाएं तो वही उर्सुला वॉन, जिन्होंने कभी हमें आकर के ये धमकी दी थी खुले मंच पर कि हम रशिया से तेल और गैस नहीं खरीदें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ काम करता है। ये वो पहला पिलर है हमारी विदेश नीति का, जो नई विदेश नीति का स्तंभ है, और हम अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। उसी उर्सुला वॉन ने डावोस में भारत के साथ ईयू की ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। ये भारत की नई विदेश नीति है, जो ऑल अलाइंड है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है,
जो इशू बेस्ड अलाइनमेंट करती है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करती है। तो जब हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट की बात करते हैं, ये ऑल अलाइनमेंट से भी हम एक कदम आगे बढ़ गए, और इसका जो उदाहरण है वो पश्चिमी एशिया में जो हम संघर्ष का समाधान बता रहे हैं वो है, हम कहते हैं इजराइल से, जो कि हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसने हमेशा सभी युद्धों में हमारी सहायता की। तो हम कहते हैं कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन आपको पैलेस्टीन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए और पैलेस्टीन को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन कैसे पैलेस्टीन को, ये फिर हम पश्चिमी एशिया के बाकी स्टेक होल्डर्स को कहते हैं। हमास जैसे आतंकवादी संगठन का ऐसे पैलेस्टीन में कोई काम नहीं है। तो ये है इशू बेस्ड अलाइनमेंट। हम लैटिन अमेरिका में जाते हैं, आज तक ये एक निग्लेक्टेड रीजन रहा भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना, उनके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करते हैं, जहां पर चीन पहले से बैठा हुआ था। ये आज की हमारी सफल विदेश नीति है। आज की हमारी सफल विदेश नीति, जब कोई आतंकवादी हमला होता है तो फिर उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाते हुए नजर नहीं आते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारे जितने स्ट्रेटेजिक ऑप्स हैं उनके माध्यम से जवाब दे पाते हैं। ये हमारी नई विदेश नीति है। तो यदि हम पुराने अपने व्यवहार को देखें तो उसमें चाहे 1962 में हम भारत की तरफ से हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए, हमारे ऊपर चीन ने आक्रमण किया। हम पाकिस्तान से बहुत बड़ी टेरिटरी जीते 1971 के युद्ध में, लेकिन हमने वो प्लेट में सजा करके वापस कर दी। हमने कच्छा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। जब हमें ग्वादर ऑफर हुआ, आप सभी को पता होगा कितना स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जब हमें ओमान ने ऑफर किया था कि हम उसे खरीद लें, उसे मना कर दिया गया था। तो इस प्रकार के, जब बलूचिस्तान हमारा भाग होना चाहता था, हमने उसके लिए मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं जो पुरानी विदेश नीति में की गई, और बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड ये विदेश नीति रही कि यदि हम यूएसएसआर के साथ हैं तो फिर अमेरिका के साथ हम नहीं हो सकते, यदि हम ईरान के साथी हैं तो हम इजराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हो सकते हैं। वो इजराइल जिसने लगातार हर युद्ध में, जैसे 1999 का जब कारगिल युद्ध लड़ा गया, हम पर आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ था, इजराइल वाज द ओनली कंट्री जिसने हमको अपने स्पेशल बॉम्ब्स प्रोवाइड किए थे, जिसके वजह से हम युद्ध जीत पाए थे। तो आज की जो हमारी विदेश नीति है वो शक्ति पर आधारित है जो हमने अर्जित की है, और वो शक्ति टेरिटोरियल शक्ति भी है, वो हमारी मिलिट्रल शक्ति भी है, जहां हम नेट एक्सपोर्टर से आज इंपोर्टर देश बन के उभरे हैं। वो हमारी कहीं ना कहीं तकनीकी शक्ति भी है, हमारी सांस्कृतिक शक्ति भी है, और हमारी आर्थिक शक्ति भी है। ट्रंप ने हम पर कितने भी टैरिफ लगा दिए, पहले क्वार्टर में 7.1% की हमने रिकॉर्ड ग्रोथ रिकॉर्ड की, और उसके बाद 8.2% की हमने रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की। तो ट्रंप इसीलिए कहीं ना कहीं जो भारत से चिढ़ते हैं अनुराग जी, जहां पर भी अमेरिका का एक हेजेमोनिक देश का फ्लैग लगा था, टैग लगा था, एक पहचान थी, उसको भारत अब चुनौती दे रहा है और विश्व इसको कहीं ना कहीं मान रहा है। उर्सुला वॉन जैसे लीडर्स जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका की तरफ से मुड़ता हुआ भारत की ओर दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि युद्ध का जो समाधान है वो भी भारत की जो विदेश नीति है और अपना जो वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है उससे हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी अच्छी चीज, कई पॉइंट आपने कहे हैं, उस पर हम अपना बातचीत करेंगे। साथ ही मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप भी, हम आखिरी के उसमें हम आपसे कुछ सवाल भी लेंगे। जो बात अंशु जोशी जी ने कही उस पर मेरा एक सवाल है, और वो सवाल त्रिपाठी जी आपसे है। दुनिया में जैसे नाइल का एक स्टेटमेंट है कि सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर मतलब हम कल्चरली बहुत अच्छे हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली भी हम अच्छे हैं, लेकिन मिलिट्री पावर का डोमिनेंस रहा रशिया और अमेरिका। सोवियत संघ पहले था तो हम उनको देखते थे उनके युद्ध वाहक पोत या फिर उनकी मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों पर। लेकिन मेरा सवाल है कि जब बड़े बड़े आज के जमाने में B-2 बॉम्बर्स तो डरा नहीं पा रहे ईरान को, या मान लीजिए पूरी तरह से हिजबुल्ला भी खत्म नहीं है, पूरी तरह से हमास भी खत्म नहीं है, तो जब ये बड़े बड़े शक्तिशाली बॉम्ब या जो मिलिट्री पावर है अगर एक डिटरेंस पैदा नहीं कर पाती है, और एक सॉफ्ट पावर वाला देश, हमारी जो पहचान है हम तो सॉफ्ट पावर के तौर पर मानते हैं भारत की, तो क्या, मेरा सवाल है कि क्या सॉफ्ट पावर इज द रियल पावर इन टुडेज टर्म? देखिए, मेरे ख्याल से अनुराग जी आपकी बात पार्शियली सही है। मैं इसलिए कहूँगा कि सॉफ्ट पावर है पावर, लेकिन कई बार वो अपना काम तेजी से नहीं कर पाती। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ, सॉफ्ट पावर होम्योपैथी, और हार्ड पावर जो है वो एलोपैथी। सॉफ्ट पावर होम्योपैथी धीरे धीरे जड़ पहचान के धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है और आपके रोग को ख़त्म करती है। लेकिन अगर रोग में
तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है तो वो होम्योपैथी नहीं कर सकती। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो वो हार्ड पावर उस वक्त काम करती है। तो दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए और दोनों के मिश्रण की वजह से ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। आप देखिए अमेरिका भी जो शल्य चिकित्सा छोड़कर होम्योपैथी की तरफ जाता हुआ समाज भी दिखाई देता है त्रिपाठी साहब। हाँ बिल्कुल दिखता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी जब ऐसी स्थिति आ जाती है, अब जैसे अभी वर्तमान स्थिति है मध्य पूर्व में हो रहा है, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है। आप धीरे धीरे, मैंने कहा कि होम्योपैथी की तरह धीरे धीरे करके ये दवा असर करती है और बहुत ज़्यादा असर करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप देखिए किसी भी दो देश के बीच में अच्छे संबंध कब होते हैं? अच्छे संबंध होने के लिए प्राथमिक कारण होता है, आवश्यकता होती है कि दोनों देश के बीच में अच्छा व्यापार कब होगा? जब एक दूसरे के बीच में अच्छा विश्वास हो, परस्पर विश्वास हो। और परस्पर विश्वास कब होगा? जब एक दूसरे के बारे में सटीक सही जानकारी हो। सटीक और सही जानकारी देने का काम जो है वो सॉफ्ट पावर करती है। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैं ब्राज़ील में पोस्टेड था, पेरू में घूम रहा था। किसी ने पूछा हिंदी, कहा सी, कहा शाहरुख खान। आप सोचिए पेरू जैसे देश में जो कि ग्लोब के दूसरी ओर है, कोई शाहरुख खान को जानता। इसलिए नहीं कि शाहरुख खान बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, जो भी, लेकिन जानता भारत को किसी न किसी तरह से तो आदमी जान रहा है। वहाँ भारत को गांधी के नाम से जान रहे हैं, शाहरुख खान के नाम से जान रहे हैं, राज कपूर के नाम से जान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं। धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में फैल रही है और आज ये हालत है कि भारत की ओर सब देखते हैं। पहले भारत एक ऐसा देश था जिसकी ओर जो कोई बात करता भी था तो कोई देश और सुनता नहीं था। अब न सिर्फ सुनते हैं बल्कि कई बार मानते भी हैं। हमने 4 साल से कहा कि देखिए ये युद्ध नहीं होना चाहिए। कई देश हमारी निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे कि इतने बड़े देश होने का आप दम्भ भरते हैं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का, लेकिन क्या हुआ? अगर हम वो करते तो भी देखिए 4 साल तक दोनों पक्षों ने लड़ाई की, अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई और हम यही कह रहे थे कि भाई लड़ाई मत कीजिए। तो हम तो, जैसा कि अंशु जी ने बहुत सही कहा, कि हम तो अभी एक ऐसे नट की तरह हैं जो रस्सी पे बड़ी कुशलता से चल रहा है, बड़ी दक्षता से। कई लोगों ने कहा ये रस्सी टूट जाएगी, गिर भी सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब कि 4 साल से हमने दक्षता हासिल कर दी। एक चीज पे अनुराग जी मैं ध्यान देना चाहूँगा थोड़ा सा, कि हमने क्यों ग्वादर नहीं लिया, हमने क्यों बलूचिस्तान नहीं लिया? देखिए ले सकते थे, हम नहीं लिया। एक कारण, उसका स्पष्ट कारण ये भी है कि कोई भी देश, किसी भी देश की टेरिटोरियल बाउंड्री जो होती है, उसके बाहर किसी दूसरे देश को आप उतने आराम से हैंडल नहीं कर सकते जितने अपने पड़ोस में कर सकते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देखिए इनके उपनिवेश थे, क्यों चले गए? क्योंकि उनके लिए मुश्किल था कि यूरोप से आकर के और प्रशांत महासागर में, यूरोप से आकर के हिंद महासागर में अपने कॉलोनीज को वो करें। ताज़ा एग्जाम्पल है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान क्यों हारा? 2000 किलोमीटर दूर से रह करके आप किसी देश को, किसी प्रांत को नहीं मैनेज कर सकते, और उस वक्त तो हमारी इतनी ताकत भी नहीं थी। स्पष्ट बात है, हर चीज़ पे मैं नहीं वो करता, बड़ाई करता, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये मान लेनी चाहिए कि स्पष्टता वो उस वक्त संभव नहीं थी। अब एक चीज़ और मैं, अगर आप अनुमति दें। नहीं, मेरा इसमें काउंटर सवाल आपसे है। बिल्कुल आपकी बात सच है और संभवतः उस समय के प्रशासन ने सोचा होगा, तो फिर तो 62 में एयरफोर्स का इस्तेमाल न करना भी जस्टिफाई किया गया था, बल्कि तो यहाँ भी कहा जाता है कि आर्मी का भी नहीं रखना। क्या उस समय अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश कुछ जगह पर अपने वो नहीं बना रहे थे? और क्या एक देश को आगे की दूरदृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि आने वाला समय संभवतः ऐसा होगा कि हमको कुछ बेसेस बनाने चाहिए, या कम से कम उस दिशा में कदम बनाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि 62 में अपनी वायुसेना को न इस्तेमाल करने का फैसला बहुत ही बुरा फैसला था। उस वक्त चीन के पास सिर्फ 4 जहाज थे, युद्धक जहाज,
एरोप्लेन, हमारे पास उससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब ये तो उस वक्त के पॉलिटिशियंस या उस वक्त के वो जाने। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बेसिस बनाने का फैसला तो वो गलत नहीं है, लेकिन बेस बनाने और कॉलोनी बनाने में फ़र्क होता है। बेसिस हमने बनाए हैं, हमने मॉरिशस में बनाए, अगलेगा में भी हमने बनाए हैं, हमने और भी जगहों पे किया, वेस्टर्न कोलंबो कॉरिडोर में हमने इन्वेस्ट किया है, हमने कई जगह पे अपने काम किए हैं। लेकिन ये है कि वो सब धीरे धीरे जब आपकी, देखिए वो एक कविता है दिनकर जी की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कैसे जो दीनहीन विहीन नीच सरल हो। अगर सांप के पास जहर नहीं है तो उसको कौन पूछेगा? जहर है, आप ये मान लीजिए, बता दीजिए जहर है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपके पास ताकत है, जब लोगों को पता है, देशों को पता है कि इनके पास आर्थिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, जनसंख्या की शक्ति है, टेक्निकल पावर है, तब वो आपकी बात मानेंगे। चीन की बात क्यों कोई मान रहा है? चीन की बात लोग इसलिए चीन से डरते हैं कि चीन के पास शक्ति है, हर तरह की शक्ति है। आज हम अगर उस चीन के बराबर शक्ति हो जाए, आर्थिक शक्ति भी हमारी हो जाए, जो कि निकट भविष्य में तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी $4 ट्रिलियन है और उनकी 22 ट्रिलियन है। तो लेकिन अगर हो जाए तो चीन भी हमसे कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और आज अमेरिका वही गलती कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स तो कोई काम नहीं कर सकता, वो ये भूल रहे हैं कि ब्रिक्स की टोटल अर्थव्यवस्था $32 ट्रिलियन है, जो अमेरिका की 31.5 से ज़्यादा है। तो वो सोच रहे हैं कि अपने से ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा ताकतवर पहलवान को चुनौती देना, वो सोच तो रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं छोटी सी ये कहना चाहूँगा कि ईरान ने आतंकवाद फैलाया, हूती, हमास, हिजबुल्लाह के तहत, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया किस चीज़ को आतंकवाद मानती है। आज तक दुनिया ने पिछले 24 साल में आतंकवाद की एक परिभाषा तक दुनिया नहीं दे पाई है। हमारा जो CCIT कॉम्प्रहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म था, 24 साल से भारत कह रहा है, वो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। आतंकवाद दुनिया को नहीं पता था, अमेरिका को भी नहीं पता था, तब पता चला जब 9/11 हुआ। उसके पहले हम चिल्लाते थे कि आतंकवाद है, कोई नहीं सुनता था। लेकिन वही है, जाके पाँव न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जब अमेरिका को पिंच किया तो अमेरिका ने आतंकवाद सोचा। दूसरी चीज़ ये, आखिरी चीज़, कि आतंक, इस सब के बावजूद कौन सा देश आतंकवादी है कौन सा नहीं, ये कौन तय करेगा? विश्व जनमत तय नहीं कर सकता, अभी तक परिभाषा नहीं हो पाई। अमेरिका तय करेगा कि ये देश आतंकवादी, ये देश आतंकवादी नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर कोई देश आतंकवादी है भी, आप कौन होते हैं सारे रूल, सारे नियम दरकिनार करके, संयुक्त राष्ट्र संघ को, नेटो को, सबको दरकिनार करके आक्रमण करने वाले? आपको किसने ये शक्ति दी है, किस कानून ने, कि आप किसी भी संप्रभु देश के ऊपर हमला कर दें सिर्फ इसलिए कि वहाँ इस्लामिक राज्य आपके खिलाफ होगा, आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है, अगर ये ऐसे करते रहें तो कल को तो हर बड़ा पड़ोसी छोटे पड़ोसी को हड़प जाएगा। तो यहाँ पर समस्या ये है कि आपने किसी भी तरह के कानून को मानने से इनकार कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया ये सोच के, ये कह के कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन राष्ट्रपति के अरेस्ट के बाद से एक बार भी अमेरिकी किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग में क्या हो रहा है। सब तेल की बात करते हैं वेनेजुएला की, हम वेनेजुएला के तेल ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही चीज़ ईरान का, ट्रम्प भी आ गए आखिर में कि हम तेल लेंगे, फिर बोले वो गोल पोस्ट बदलने में माहिर है, फिर बोले नहीं हम तेल नहीं लेंगे, हम वहाँ पर नई सरकार कायम करेंगे। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। जो बड़े देश हैं वो मुखौटे पहन करके एक्ट कर रहे हैं।
एक बात जो दुनिया में आती है सामने, वो सवाल मैं आपसे भी करूंगा। एक आता है कि दुनिया में कुछ नियम बनते हैं, कुछ कानून बनते हैं, सभ्य समाज दरअसल कुछ एक वेल ऑर्डर के लिए समाज बनाते हैं, लॉ। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कानून अगर कोई है वो है ताकत का कानून। आदिम जमाने से लेकर जब हम संभवतः एक सभ्यता के तौर पर नहीं थे, दुनिया में काम चलता है वो है ताकत का। हम अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं उसके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए, उसकी डायकोटोमी के लिए, लेकिन ये बात तो सब मानते हैं कि अमेरिका ताकत रहा है पिछले 70-75 सालों में, और उसने वो किया और उसको बड़े ही अच्छे से एक वो पहनाया, जामा उसके पहनाया। संग अपने काम किया है। चाहे उसने कू कराए, चाहे उसने किसी की हत्या कराई, ये सब आजकल आपको इंस्टाग्राम रील में खूब मिल जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने गीता की बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हम हरियाणा की धरती पर बैठे हैं। दुनिया में ज्यादातर लड़ाइयां सही और सही के बीच में होती है, सही और गलत के बीच में आज तक लड़ाई नहीं हुई। ईरान कह रहा मैं सही हूँ, अमेरिका कह रहा मैं सही हूँ। तो क्या अगर हम उस दृष्टि से देखें तो ये तो लगता है कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए। अमेरिका भी एक सॉवरेन स्टेट है, ईरान की अंदर क्या होगा वो ईरान के लोग तय करेंगे और वो ऐसा करना चाहिए। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ सिंपैथी कम से कम भारत में एक बड़े वर्ग में नहीं है कि वहां पर महिलाओं के साथ नहीं होता, वहां पर थियोक्रेटिक स्टेट है। और दूसरी तरफ हम ट्रंप को भी बुरा मान रहे हैं, ट्रंप के प्रति तो बहुत ज्यादा डिसलाइक है पूरी दुनिया में। तो सही और सही की परिभाषा क्या आपको लगता नहीं कि आज के जमाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मिल गई है? अनुराग जी, जब भी हम वैश्विक राजनीति या कूटनीति को देखते हैं तो उसमें व्हाइट एंड ब्लैक में आप कुछ नहीं देख सकते हैं, आपको ग्रे स्पेस में चीजों को देखना पड़ता है। तो यदि अमेरिका ईरान के आप संबंधों के, मैं बहुत पुराने इतिहास पे नहीं जाऊंगी, यदि हम अभी अपने मॉडर्न रिलेशंस को देखें, 1925 से लेकर 69 तक शाह पहलवी का यहाँ पर शासन था, जो प्रो वेस्ट प्रो मॉडर्नाइजेशन शासन था। और तब अमेरिका के इस क्षेत्र में ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। जैसे ही 1969 की इस्लामिक क्रांति हुई तो न सिर्फ ईरान के अंदर की स्थितियां बदली और यहाँ ये हार्डलाइनर्स आए, रॉयल गार्ड्स, एक सुप्रीम कमांडर, और ये थियोक्रेटिक इस्लामिक शासन आप जानते होंगे सभी, जो शरिया बेस्ड एक ऑटोक्रेटिक शासन होता है। हालांकि इसके पैरेलल एक संसदीय लाइन भी चलती रही जो पेजेश्कियां वाली लाइन है रूल की, लेकिन उसे ईरान में कुछ मान्यता नहीं है। तो सुप्रीम कमांडर ही एक्चुअली ईरान में पूरी सत्ता चलाते रहे, और वो कैसी सत्ता, जो शरिया पर बेस्ड। तो वहां 1969 के पहले जिस तरह की एक मॉडर्न सोसाइटी थी, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की जिस तरह की स्थिति थी, वो इस इस्लामिक क्रांति के बाद बुरी तरह से डिस्टर्ब होती नजर आई। अमेरिका के साथ भी फिर ईरान के रिश्ते बहुत खराब हुए। तो अमेरिका ने मैं क्या थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, थोड़ा संक्षेप में करें क्योंकि मेरे पास भी सवाल है और हमने सवाल लेने का सोचा और समय चूंकि खत्म हो जाएगा। 2-2.5 मिनट। ठीक है। तो अमेरिका ने किया ये, क्योंकि ये आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने सारे जो सुन्नी खाड़ी देश थे उनको ये प्रलोभन कह लें या उनके साथ ये डील की कि आप मेरे डॉलर में अपने ऑयल एंड गैस को बेचिए। यहीं से पेट्रो डॉलर का ये पूरा खेल शुरू हुआ है, जो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ ईरान पर, और मैं आपको बदले में अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला दूंगा। तो ये पूरा लेट 80s के दशक में हमने देखा कि कैसे अमेरिका के बेसिस वहां पर बने, और ईरान एक शिया देश है तो उसका डर दिखा दिखा के फिर सुन्नी देशों को अपने हथियार बेचना अमेरिका ने शुरू किया। आज की तारीख में जिस तरह से चीन का अलाई है ईरान, उसकी वजह से पश्चिमी एशिया में जो शक्ति का संतुलन था, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा कंट्रोल था, वो डिसरप्ट होता चला गया, और यही कारण, ये पीछे का कारण है। और ईरान के मायनों में मुझे बस एक ही बात कहनी है, एम्बेसडर त्रिपाठी जो कह रहे थे कि भाई आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ इस सभागार में हम सभी भारतीय बैठे हैं, तो एज ए भारतीय मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमसे अच्छा कौन जान सकता है कि आतंकवाद क्या होता है, और विशेषकर जिहादी आतंकवाद क्या होता है। तो ये जो हुती, हिजबुल्लाह और हमास है, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से आतंकवादी हमले करते हैं, और इसमें हिजबुल्लाह और हमास तो ऐसे संगठन है जिन्होंने लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टल्स के साथ नार्को टेररिज्म का एक नया ही चैप्टर खोल रखा है। तो ये हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी संगठन है। इनको हम किसी परिभाषा के लिए हम इनका इंतजार नहीं कर सकते हैं कि इनको एलिमिनेट करें या इनके खिलाफ हम जंग लड़ें। तो यहाँ ना अमेरिका गलत नजर आता है, और फिर जब हमला कर दिया तो ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है ना, वो गलत नजर आता है। इस सब के बीच भारत अपने साथ है, अपने हितों को साध रहा है। तो हम जब एज एन इंडियन देखते हैं तो हमें लगता है कि इस युद्ध का समाधान होना चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित सबसे पहले सुरक्षित रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप के करने के मूड में हूँ, आपसे भी और आपसे भी। लंबे सवाल के जवाब ना लें, थोड़ा जल्दी जल्दी। क्या ये सिर्फ डेमोक्रेसी की लड़ाई गलत है, ये तेल की लड़ाई है ईरान और उसकी, और खासकर यूएस की भी? इजराइल कहता है कि हमारे लिए न्यूक्लियर खतरा जरूर है। क्या ये तेल की लड़ाई है या कुछ और है? ये विशुद्ध रूप से तेल की लड़ाई है।
इसको चाहे जो जामा पहनाया जाए, ट्रम्प की यही वो रही है कि उनके पास जितना रिजर्व रहा है उसके अलावा जितने ज़्यादा तेल पर कब्जा करो, और यही वेनेजुएला में हुआ, यही यहाँ। ईरान और यूएस की लड़ाई की इस नैरेटिव वॉर में कौन जीत रहा है? बम अगर भले ही मार रहा हो अमेरिका, लेकिन क्या नैरेटिव वॉर में अमेरिका हार रहा है? ये फिर सिक्के के दो पहलू हैं। यदि ईरान के दृष्टिकोण से देखें तो उसको बहुत चीन की तरफ से सहायता आ रही है, पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका को से। छोड़ दिया जाए, भारत और बाकी विश्व की बात की जाए तो इस नैरेटिव की लड़ाई में कौन जीत रहा है? नैरेटिव की लड़ाई में इस वक्त तो ईरान जीतता हुआ नजर आता है, क्योंकि ट्रंप ने एक टैक्टिकल पॉज ले रखा है और बहुत जल्द आपको फिर चीजें दूसरी तरफ भी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या रूस और चीन इस पूरे उसमें एक साइलेंट विनर है? बिल्कुल, और रूस से ज़्यादा चीन इस मामले में साइलेंट विनर साबित होगा, क्योंकि रूस तो उलझा हुआ है फिर भी यूक्रेन के मामले। चीन कहीं नहीं उलझा हुआ, लेकिन फिर भी चीन ने रूस के साइबेरिया में 1/3 जनसंख्या, डेमोग्राफी बदल दी है, और चीन हथियार सप्लाई किए जा रहा है। चीन इस मामले में, चीन को कोई डायरेक्टली एक्यूज नहीं कर सकता, लेकिन रूस को लोग एक्यूज करेंगे। इसको जोड़कर क्या रूस को आर्थिक फायदा होगा इसका? रशिया क्लियर कट विनर है, क्योंकि अभी Okay. अपने मनमाने दामों पर पुतिन ऑयल एंड गैस बेच रहे हैं। यूरोप के देशों को सारे सैंक्शंस हटाने पड़ गए हैं रशिया पर से, और वहीं चीन को जितना ब्लैक में ऑयल एंड गैस जा रहा था ना, वो पूरा डिसरप्ट हो चुका है। 80% ऑयल एंड गैस की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, वो डिसरप्टेड है। चीन में आप देखें ना, 60% तक वृद्धि हुई है ऑयल एंड गैस के दामों में। अगर वृद्धि हुई तो लोग अमेरिका से दूर नहीं आएंगे? क्यों इतनी दूर से हम खरीदेंगे? अमेरिका कितना सस्ता कर लेगा अपने तेल को? नहीं, उनके पास दूसरे प्लेयर्स भी हैं। सबसे पहले तो रशिया से अपने ऑयल एंड गैस का सप्लाई बढ़ाएगा चीन, क्योंकि दोनों अलाइज हैं। और इसके अलावा फिर आप देखें तो दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से चीन भी अपना तेल और गैस मंगा सकता है, वैसे ही जैसे हम आज 41 देशों से अपना तेल और गैस मंगाते हैं। और अच्छा। चीन ये एक्सप्लोर करेगा, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए चीन एक्सप्लोर करेगा कि बजाय हॉर्मुज के हम रशिया से सीधे Right. दोनों की लाइन बाउंड्रीज मिली हुई हैं। साइबेरिया, सखालिन वगैरह में रूस का, वो वहाँ से नीचे मंगोलिया होते हुए चीन को आराम से सप्लाई की जा सकती है। वो करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। वैसे तो चीन आगे- के साउथ चाइना सी में अपने बहुत प्रचुर मात्रा में भंडारण भी है। क्या एक बात माना जाए कि हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या विश्व युद्ध की ओर है पूरी दुनिया? क्या शांति अब सिर्फ एक ऑप्टिक्स रह गई है? दुनिया में इस शांति अब आना मुश्किल है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि शांति सिर्फ ऑप्टिक्स रह गई, क्योंकि विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। और ये हम पिछले 4-5 साल से सुन रहे थे, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, कि सारी कंट्रीज नेटो और एक और चीन, उत्तरी कोरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये तब तक, अभी तक विश्व युद्ध नहीं हुआ। विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं होते। विश्व युद्ध होना होता तो आप सोचिए 1945 के बाद क्यूबा हुआ, लीबिया हुआ, वियतनाम हुआ, कितनी जगहें हुआ, लेकिन विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो अभी डिटरेंट है। क्या धार्मिक पहचान पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है? निश्चित तौर पर हो रही है, और विशेषकर जब हम आतंकवादी संगठनों की ओर देखते हैं तो यही पहचान और यही मकसद लेकर के जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं धार्मिक पहचान से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक एम्बेसडर त्रिपाठी की बात में बिंदु ऐड करना चाहती हूँ। ये एक विश्व युद्ध है, क्योंकि पहले के युद्धों की तुलना में आज के युद्ध की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहे हैं, साइबर वॉरफेयर हो रहे हैं, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, आतंकवादी संगठन आ जाते हैं इनमें। तो युद्ध की परिभाषा यदि देखें तो जो कुछ पश्चिमी एशिया में हो रहा है अनुराग जी, उसका असर फिलीपींस, मलेशिया और चीन में पड़ रहा है, साउथ कोरिया में पड़ रहा है, जापान पे पड़ रहा है। मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व। क्या ईरान अमेरिका युद्ध रशिया और यूक्रेन के युद्ध को कम करेगा, धीमा करेगा या खत्म करेगा? मेरे ख्याल से तो अभी ये धीमा नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये ऑब्लिवियन में चला गया है कुछ देर के लिए। बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी युद्ध जो चल रहा है, कुछ देर के लिए सबकी निगाहें इसी पे हों, और इस दौरान पीछे से काम हो रहे हैं, पीछे से बैक स्टेट डिप्लोमेसी की भी बात हो रही है, युद्ध भी हो रहा है। और एक चीज़ जो ये परेशानी की बात हो रही है कि रूस के हथियार काफ़ी ज़्यादा ईरान में आए थे और अब कम हो रहे हैं, तब भी आ रहे हैं। और यूक्रेन ने नए ड्रोन, जो छोटे से इंटरसेप्टर ड्रोन बना दिए, उसको नाटो को बेच रहा है। लेकिन अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि नाटो भाड़ में जाए, मैं नाटो की मदद नहीं करूंगा, तो वहाँ पर भी युद्ध में धीरे धीरे रूस का ही वर्चस्व होने लगेगा। क्या ये स्टेटस को तोड़ने के लिए जो भी है कि हम नेटो से अलग होंगे, हम रशिया से थोड़ा सा सॉफ्टली बढ़ाएंगे, अमेरिका की जो कोशिश है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ है या ये डिस्ट्रक्शन की तरफ है?
अपने बच्चे को कोई मारता है? नाटो को एस्टेब्लिश किसने किया था? अमेरिका ने किया था शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर और उसके अलाइज के खिलाफ, और यूएसएसआर ने फिर वॉर्सो पैक्ट बनाया था। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो वॉर्सो पैक्ट अपने आप समाप्त हो गया, डिसॉल्व हो गया। नाटो आज तक बढ़ता रहा। तो नाटो में यदि विभाजन होता है, इसका लेकिन सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन का शक तो अमेरिका पर ही है ना, जिसने उड़ाया था नॉर्दर्न पाइपलाइन। बिल्कुल, तो फिर अपने बच्चे को तो मार रहा है ना अमेरिका। मैं वही कह रही हूँ कि जो विभाजन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। और ये विभाजन अमेरिका की वजह से नहीं हो रहा है, ये विभाजन जो यूरोप के देश हैं वो अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला को अब एज एन ऑटोनॉमस अम्ब्रेला देखना शुरू कर चुके हैं। इनका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये विभाजन हो रहा है। मैंने एक सवाल लिख कर लाया था एम्बेसडर त्रिपाठी आपके लिए। मैंने ये सोचा था कि बहुत साल पहले इन बच्चों को सबको पता होगा, डिप्लोमेसी तो बड़ी आर्ट है शब्दों को संभाल कर बोलने की, नेगेटिव बात को भी बड़े पॉजिटिवली बोलने की। जयशंकर जी की इतनी ब्लंट बात वो क्यों वायरल हुई कि जब यूरोप हैज टू कम आउट फ्रॉम द मेंटालिटी दैट यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट द यूरोप प्रॉब्लम। ये डिप्लोमेसी की भाषा हमने नहीं सुनी थी, ना पढ़ी थी, ये वायरल क्यों हुई? देखिए, डिप्लोमेसी हमेशा शुगर कोटेड पिल देने की नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये होता है, आपको दवाई में भी, डॉक्टरी में भी, मेडिकल में भी कभी कभी आपको कड़वी गोली देनी पड़ती है। ऐसी गोलियां पहले हमने नहीं सुनी थी। हाँ, लेकिन अब हुई है, और ये बात अब बड़ी ब्लंट ही नहीं, हमारी डिप्लोमेसी डायरेक्ट हुई है, तीक्ष्ण हुई है, मैं कहता हूँ चुभती हुई है। तो ये है, फिर जब आप कहते हैं कि नहीं जी आप तेल नहीं ले सकते, तो हम कहते हैं हम क्यों नहीं ले सकते भाई, आप ले रहे हैं हम नहीं ले। फिर जब पाकिस्तान कहता था पहले कि कश्मीर हमारा है, आपका जो ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो विडम्बना ये है कि आज़ाद कश्मीर उनका पाकिस्तान का गुलाम है, नाम है आज़ाद कश्मीर। तो अब जब वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हमारा है, वो कहते थे, हम कहते थे हाथ जोड़ के नहीं भाई आपका नहीं है, ये हमारा है। अब वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर हमारा है, तो हम कहते हैं नहीं ये तो हमारा है ही, वो वाला भी हमारा है। और आप अपने को देखिए बलूचिस्तान किसका है, आप अपने को देखिए केपीके किसका है, आप देखिए सिंध किसका है। तो ये जो है, ये जिसको हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, ये हमारी डिप्लोमेसी का नया पैराडाइम। क्या आपको लगता है कि अब युद्ध एक रियलिटी होगी, न्यू नॉर्मल होगा और हमें उसमें जीना पड़ेगा, वो इंटेंस हो या थोड़ा सा माइल्ड हो, लेकिन ये एक जिस तरह का वर्ड है इसमें रहेगा और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ चुके हैं? मल्टीपोलर दुनिया तो फिर भी एक पुरानी दुनिया हो गई, जिसमें शीत युद्ध के बाद हमने देखा कि कैसे अलग अलग शक्ति के ध्रुव उपजे। मैं एक नई थ्योरी पर काम कर रही हूँ जो मल्टीप्लेक्सिटी पर आधारित है, जिसमें हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं ना, अलग अलग स्क्रीन्स में पिक्चर सिनेमा देखने के लिए। तो इशू बेस्ड एंगेजमेंट वही हमारे भारत की विदेश नीति बनी है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड शक्ति के पोल्स पर टिका हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर है, और अब जो हो रहा है वो प्लेक्स है। तो उसमें मान लीजिए आप लैटिन अमेरिका में जाते हैं, आप कितने भी शक्तिवान देश, अमेरिका जैसा देश या चीन जैसा देश, वहां पर जो हीरो है वो होंगे अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, अपने लिथियम भंडारों की वजह से। आप यदि क्रिटिकल मिनरल्स के प्लेक्स पे जाते हैं, आप यदि सामरिक प्लेक्स पे जाते हैं और एशिया के रीजन में आते हैं, तो वहां पर फिर आप भारत को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप यूरोप में जाते हैं तो इस तरह से, और अलग अलग इश्यूज को लेकर के, अलग अलग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के उद्देश्य को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, तो दुनिया उस ओर बढ़ रही है। क्या ये भारत की पोजीशन नेचुरल है, न्यूट्रल है या स्ट्रेटेजिक लगती है? हमने हर किसी से बात करी है, युद्ध की बात, युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये पोजीशन को आप स्ट्रेटेजिक मानते हैं या ये बड़ा नेचुरल है, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक भी है, नेचुरल भी है। नेचुरल इसलिए कि हमारे पास इतिहास का जो, इतिहास के जो हमारे अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से हमें ऐसा ही रहना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक इसलिए कि देखिए, कितना भी आप चाशनी में घोल करके भी कोई बात कहें, कूटनीति में एक ही चीज रह जाती है कि आपका राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है, और आप उसको कभी अपने दुश्मन के साथ मिलकर साधते हैं, कभी दोस्त के साथ। इसीलिए कूटनीति में कहते हैं कि इन डिप्लोमेसी नो वन इज परमानेंट बेड पार्टनर। आपके पार्टनर्स बदलते रहते हैं आपकी जरूरतों के मुताबिक, और वो बदल रहे हैं। एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। मेरा अपना असेसमेंट ऐसा है कि दुनिया दरअसल एक धर्म युद्ध की तरफ, मतलब क्रूसेड की तरफ बढ़ रही है। हम यूरोप में देखते हैं तो वहाँ पे इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है, अब पश्चिम एशिया में ये बहुत हो रहा है, अमेरिका में मुस्लिम्स की अलग तरह की है, अमेरिका जो ट्रम्प कर रहे हैं, ये कुछ स्थिति साउथ ईस्ट एशिया में भी है। क्या दुनिया एक नौवें धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रही है?
नहीं, इसको हम नौवां धर्म युद्ध तो नहीं कह सकते। अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को इन्होंने रिलीजन के साथ जोड़ दिया। वही अमेरिका ने किया है, वही ईरान ने किया है, वही आप जाकर के देखें तो यूरोप में हो रहा है। और इन सब के बीच में जब फिर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि ये जो धर्म है ये कहीं ना कहीं तलवार लेकर के ही, तलवार की शक्ति पर दुनिया पर राज करने निकले थे। और जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने देश, और यही हमारी सफल विदेश नीति है, यही इन तमाम संघर्षों का समाधान भी सुझाती है। तो एक वैश्विक धर्म युद्ध की हम तो बात नहीं कर अगर हम सकते। भारत को हटा दें तो, हम खाली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखें तो, हाँ, तब हमको पश्चिम एशिया में कम से कम क्लियर कट वो युद्ध नजर आता है। आपकी नजर में? देखिए, मैं एक चीज ये कहता हूँ कि भारत की, आप तीनों को देखें, हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी। देखिए, हमारा धर्म जो है कई हजार साल पुराना है, अब स्थिर हो गया है। क्रिश्चियनिटी जब शुरू में आई थी तो उसके बाद क्रूसेड हुए धर्म के नाम पे, वो भी धीरे धीरे शांत हो गए, कुछ 100 साल में ही शांत हुए। इस्लाम के साथ आखिरी तो शायद 1500 के आसपास कुछ हुआ था। हाँ, इस्लाम के साथ समस्या ये है कि ये सबसे नया धर्म है, इसलिए इसको अभी उबलता हुआ पानी है, समझ लीजिए, इसको ठंडा होने में समय लगेगा। अभी ये अपने उफान पे है, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा जब दुनिया को, और बल्कि उन्हीं लोगों को जो अभी टेररिज्म या कट्टरवाद के समर्थक हैं, उन्हीं लोगों को जो पता लगेगा कि इससे कुछ नहीं रखा, इसमें कोई फायदा नहीं है हमें इस तरह के धर्म युद्ध करने। एक आखिरी सवाल, फिर हम कुछ लोगोंगे। क्या अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुका है? मागा ने अमेरिकन ड्रीम को खत्म किया है, या अमेरिका में जाने की ख्वाहिश अभी बची है? नहीं, वो मागा से ना डागा हो गया है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है शुड कम अगेन, और उनको पता है कि अब तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते, तो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह उन्होंने मेक डोनाल्ड ट्रम्प ग्रेट अगेन का जो अभियान छेड़ दिया, उसी में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल ये बात तो सच है कि अमेरिका को जिस हेजेमोनिक पावर के रूप में पूरी दुनिया जानती थी, वो धीरे धीरे ढल रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर फिर हम भारत जैसे कैसे डल देश रही को, है? ये बड़ा नैरेटिव चलता है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, और मुझे आप जवाब दीजिए कि कैसे डलता है? वो ईरान में जाता है, मार देता है खुमैनी साहब को, वो जाता है तो मान लीजिए राष्ट्रपति को उठा लेता है। वो चीन और रशिया कुछ नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली अलवाइट में से बशर अल असद को भागना पड़ा ना। अब वो जब चाह जो किया, उसकी माइटी पावर कहाँ जा रही है? यदि ईरान पर आक्रमण करके ट्रंप ने 28 फरवरी को जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारा उद्देश्य ईरान में रिजीम चेंज का है, यदि वो न्यूक्लियर मैटर से संबंधित बयान देते तो बयान से छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आगे बोल रही हूँ, आप सुनिए प्लीज। तो अगर वो अपना स्टेटमेंट ये नहीं देते और तब खामेनेई को एलिमिनेट करके वापस भी आ जाते, तो इसमें हम अमेरिका को पूरी दुनिया और एक्सपर्ट्स विजेता मानते। लेकिन इसका जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, और उसके बाद लगातार ट्रंप जिस तरह से बार बार शांति वार्ता की बात करते हैं, वो ठीक है यू टर्न ले लेते हैं लेकिन बात करते हैं, और उनके जो लाखों के मिसाइल्स हैं उसको ईरान जब फिर अपने चीन द्वारा प्रदत्त ड्रोन्स और मिसाइल से हमला जवाब दे पा रहा है, और एक नरेटिव गढ़ रहा है। आसपास के खाड़ी देश आप देखिए इकट्ठे होकर के ईरान पर आक्रमण करने का हमला नहीं जुटा पा रहे हैं। अमेरिका में ट्रस्ट खो चुके हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि नाटो जो है वो अमेरिका में अपना भरोसा खो चुका है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका में अपना भरोसा खो चुका है। फिर आप यदि ग्लोबल साउथ के देशों की ओर जाते हैं तो वहां पर भी एक अमेरिका को जिस तरह से देखा जाता था या एक शक्ति मानी जाती थी, वो एक ट्रस्ट टूट रहा है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर मिलिट्री पावर, एक जो ट्रस्ट की बात थी या जो एक शक्ति की अवधारणा मानी जाती थी अमेरिका से जोड़ करके, वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम पर टैरिफ लगाई ट्रंप ने। यदि पुराना अमेरिका होता तो शायद हम भी घुटने टेकते, हमने घुटने नहीं टेके। तो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट ट्रंप ने की, हम नहीं गए ट्रंप के पास। और इनफैक्ट हमारे मंत्रियों ने इस बात की घोषणा भी की, अजित डोवाल ने भी इस बात को कहा था कि हम अमेरिका के पास नहीं जाएंगे, अगर अमेरिका को ट्रेड डील नहीं करनी है तो हम डोनाल्ड ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे। तो अपने आप में इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत कुछ रीड बिटवीन द लाइन हमें दे देते हैं। जी, तो रीड बिटवीन द लाइन अभी बहुत सी चीज़ें हैं, हमने यही आपसे दोनों से समझने की कोशिश करी। कुछ लोगों के सवाल हों तो हमारे दोनों मेहमानों से आप पूछ सकते हैं। दुनिया विश्व युद्ध की ओर है नहीं है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये है कि दुनिया इसमें कॉन्फ्लिक्ट जोन में ज़रूर है, इसके अपने फ़ायदे और नुकसान। जी जी, सबसे पहली बात तो ट्रंप ने रंग भरी दादागिरी, दहशतगिरी फैलाई, और नोबेल पुरस्कार लेने के लिए भी देख किस तरह से नार्वे में कह रहे हैं कि पुरस्कार नहीं हुए, तो नार्वे के प्रधानमंत्री को धमकी बोले 8 युद्ध बंद कर दिए, एक भी नहीं माने, इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा सबसे अभी हम लोगों को जिक्र करना चाहिए ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ का जिक्र भारत ने तो कर रहा है, तो भारत का उसका भी जिक्र आना चाहिए तुम्हें। जी 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 जी, क्योंकि वो नहीं कि हमारी एक पावर सबसे बड़ी पावर बनने जा रही है। आज दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है कि जो है ग्लोबल साउथ खड़ा हो गया ना, तो इनकी सब जितने
आज मोदी को इसलिए माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ को जो G20 में खड़ा किया तो उन्होंने खड़ा किया, और इस परिस्थितियां बदलती हैं समय के साथ। यही है ट्रम्प जिन्होंने 66 संस्थाएं खत्म की, जिसमें 31 तो यूएनओ की थी और 35 थी बाहर की संस्थाएं। हमारी बात बांग्लादेश तो मान नहीं रहा, हमारी बात अब मान रहा है। अब मानेगा, अब तो अब मान मानेगा रहा है। शायद। हमारी बात पाकिस्तान ने तो कभी मानी नहीं, तो हम कहाँ से ग्लोबल साउथ के लीडर है? जहाँ जहाँ अभी बात कर रहे हैं, जहाँ आतंक होता है, दो चीजें हैं। मैं जवाब जैसे देना एक चाहती हूँ दूसरे इसका। का अंतर नहीं होता। जी जहाँ संवाद करने की जब 2023 में G20 की हम अध्यक्षता करते हैं तो उसमें तब हमने दो मुख्य बिंदु रखे थे, जनतंत्रीकरण और ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जिनको माइटी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस माना जाता था, उनका रिफॉर्म। अफ्रीकन यूनियन को उसके परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ करके हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति की, और वहाँ से ये समझ में आना स्पष्ट हुआ कि ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में भारत को देखा जाता है। जब वैक्सीन डिप्लोमेसी करते हैं, जब बड़े बड़े देशों में अपने यहाँ पर होम ग्रोन वैक्सीन बना करके भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। जब ये तमाम लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के और एशिया के जो देश हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जब कहते हैं कि युद्ध को कोई सुलझा सकता है, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया का संघर्ष हो, तो वो भारत है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ से समझ में आता है हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का प्रणेता नहीं कहते, हमें दुनिया के दूसरे देश ग्लोबल साउथ का प्रणेता कहते हैं। और मैं इससे भी आगे की बात कहना चाहती हूँ, हम ग्लोबल साउथ के प्रणेता नहीं, हम नॉर्थ और साउथ के बीच का एक ब्रिज बन चुके हैं, जिसमें हम जो ये तमाम वेस्टर्न नेशंस हैं, हम इनको ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ रहे हैं, और हमारे जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, विशेषकर अफ्रीका लैटिन अमेरिका के, उनको जो फंडिंग की आवश्यकता है, वहाँ कैसे एक चेन बन सकती है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। शायद इसी को मॉरल पावर कहते हैं। और मैंने आपसे सवाल किया था कि सॉफ्ट पावर इज द न्यू नॉर्मल एंड सॉफ्ट पावर इज द न्यू वर्ल्ड पावर, यही मेरा आपसे सवाल था। शायद हमारी बात इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि मॉरलिटी के तौर पर, नैतिकता के तौर पर जो दुनिया देखती है तो भारत को सही जगह पे पाती है। उसने युद्ध को बंद करने की अपील है, किसी के साथ न जाकर अपने हितों के साथ, अपने जनता के हितों के लिए काम किया। उसमें ना अमेरिका का साथ है, ना चीन का साथ है, ना रशिया का साथ है, ना ईरान का साथ है। उसमें संभवतः एक सैनिटी का साथ है, एक थोड़ी तार्किकता का साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम और कुछ सवाल ले सकते हैं, लेकिन समय खत्म हो चुका है। हमने विश्व युद्ध की ओर बढ़ते विश्व पर आप दोनों से चर्चा करी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंशु जोशी जी और जेके त्रिपाठी जी। धन्यवाद अनुराग जी। जी बिल्कुल ले सकते हैं, हमने सोचा था, बिल्कुल ले आप वहाँ लीजिए। जी 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 ले लीजिए। कुछ और अगर लोग करना चाहते हैं तो हम 2-4 सवाल और ले सकते हैं। आप पूछना चाहती हैं? अच्छा, ओके। नहीं, मैंने शायद नहीं लगता। आप पूछना चाहते हैं? जी पूछिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील से इंडिया को क्या फायदा हुआ है? जहाँ तक हम टैरिफ की बात करते हैं तो पहले 3% के आसपास था, अब हम 18% दे रहे हैं। बीच में टैरिफ 25% से इंक्रीज हो गया, अब हम 18% में भी खुश हैं कि हाँ 50% से 18% पे आ गए। देखिए अभी ट्रेड डील पे दस्तखत कहाँ हुए? अभी तो न्यूएंसेस आए ही नहीं है। अच्छा, हाँ, और पूछ ले, पूरा पूछिए। दूसरा, जब हमें रसिया से क्रूड ऑयल जो चीप रेट पे मिल रहा था, अब हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, जहाँ से आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इंश्योरेंस कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो गई है। तो कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो फोन पॉलिसी है वो अच्छी है अदर कंट्रीज के कंपेयर में? देखिए हम किस से वही मैंने जो शुरू में बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा राष्ट्रीय हित साधना है। अब अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तो हम रूस से ले रहे थे, अगर रूस ने तेल के दाम बढ़ा दिए, अमेरिका से सस्ता मिल रहा है, अमेरिका से लेंगे, नाइजीरिया से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे। ये चीज़ें तो हम अपने डाइवर्सिफाई करेंगे। हम 42 देशों से अभी तेल ले रहे हैं, गैस भी कई देशों से ले रहे हैं। तो हम तो साफ कहते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय हित को पालन करेंगे। आप चाहे मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ दो, क्योंकि क्या होता है ना, हम व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है ऐसे हो रहा है। तो पहले 3% तक के नहीं, पहले 8% तक के टैरिफ थे। यूएस ने हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 25% के, उसके बाद अतिरिक्त 25% के रशिया से ऑयल एंड गैस लेने के लिए। तो हम पे टोटल कितने लगे? 50% टैरिफ। उसमें से 25% टैरिफ उन्होंने शून्य कर दिए, और बाकी का जो 25% है उसको अभी वो 13% के अंदर लाए, वो रेसिप्रोकल होंगे। और उस पर अभी बातचीत चल रही है, उसके जो बिंदु हैं वो स्पष्ट होकर के नहीं आए। तो जब तक वो एक पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने नहीं आता, तब तक इस तरह की बात करना कि इतने टैरिफ हो गए, उतने टैरिफ हो गए, वो ड्राफ्ट अभी तक साइन होके नहीं आए। दूसरा बिंदु, 1 मिनट, लेट मी प्लीज कंप्लीट। दूसरा बिंदु आपने कहा ऑयल एंड गैस का, तो ये एक जो फॉल्स नैरेटिव गढ़ा गया है ना,
हम पहले 27 देशों से तेल और गैस लेते थे, हम अब 41 देशों से लेते हैं, ये तो आपको पता होगा। अभी भी हमारा नंबर 1 ऑयल एंड गैस प्रोवाइडर कौन है? वो रशिया है, ठीक है। और हमारा डाइवर्सिफाइड है। ये आज से ट्रंप ने आकर के हमसे कुछ कहा तो हमने तेल और गैस लेना शुरू नहीं किया है। हम इराक से, कुवैत से, सऊदी से, यूएई से, वेनेजुएला से, अमेरिका से पहले से तेल और गैस लेते चले आए हैं। तो हमें जो देश सबसे सस्ती कीमतों पर तेल और गैस देगा, जो कि हमने युद्ध काल में किया, 2022 से हमने रशिया को सबसे बड़ा सप्लायर बनाया, क्योंकि वो हमें 24 यूएसडी पर बैरल की छूट देने लगा था। वो छूट उसने कम करके 2 सालों में 8 यूएसडी पर बैरल कर दी। तो हमने डाइवर्सिफाई कर लिया अपना। अब यदि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट आया है तो हमने फिर रूस से तेल और गैस की मात्रा को बढ़ा दिया है। तो ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है कि आज हम इतना लेंगे तो कल भी हमें उतना ही लेना है। और देखिए, हमने इसीलिए रोक दिया, दस्तखत नहीं किए उस पे डील पे। हमने कहा हम देखेंगे अभी, और क्या देखेंगे, हिंदी की कहावत है ना, आजकल बड़ी सटीक बैठती, तेल देखो तेल की धार देखो। तो अभी हम तेल की धार देखते हैं किधर जा रही है और उस हिसाब से निर्णय। सो ट्रू। लेकिन एक होती है नैरेटिव की लड़ाई। आप तक यकीन मान लीजिए, कितना भी तर्क दे लीजिए, लेकिन नैरेटिव अगर ये है कि भारत तो इस समय पिटा हुआ है और भारत को तो बहुत नुकसान है, या मान लीजिए वो किसी और को भी नुकसान है, तो फिर उसको छांटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन संभवतः परिप्रेक्ष्य में देखने से कुछ चीज़ें बदलेंगी, ये उम्मीद है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।